हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड एनसीईआरटी क्लासेज में। दोस्तों, गुप्त काल का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है जनजीवन और उसमें सबसे छोटा टॉपिक है समाज। कुषाणों के समय में भारत के बौद्ध धर्म प्रचारक मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में सक्रिय रहे और कुछ विद्वान जो थे ये चीन भी पहुँचे। कुषाण काल में भारत में जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे वे लोग बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और चीन तक किए। जब चीनी लोगों की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ी तो उनके कुछ विद्वान की भारत में उपलब्ध मूल धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने की इच्छा हुई। चीन में जब बौद्ध धर्म का प्रचार होता है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की इच्छा होती है, तो वे भारत आते हैं। इसमें सबसे पहला जो आया था ये फाहियान आया था। यह 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ और गोबी मरुस्थल तथा मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। वह भारत के विभिन्न बौद्ध विहारों में कई सालों तक रहा। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकें इकट्ठी की। फाहियान जो है ये भारत में बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। यहाँ पर रहने के बाद अपने साथ कुछ बौद्ध ग्रंथों को चीन ले जाता है। चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में एक ग्रंथ लिखा। फाहियान के इस विवरण में गुप्तकालीन जीवन के बारे में हमें उपयोगी जानकारी मिलती है। फाहियान का जो लिखा गया ग्रंथ है इससे गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। फाहियान अपने वर्णन में लिखता है कि अलग अलग विचार होने के बावजूद बौद्ध और ब्राह्मण आपस में शांतिपूर्वक रहते हैं। फाहियान के अनुसार गुप्त काल का जो समाज था उसमें जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और ब्राह्मण वे आपस में मिलजुल कर रहते थे शांतिपूर्वक। उसने भारत की धन दौलत और समृद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लोग कानून का पालन करने वाले और ईमानदार थे। कानून नरम थे और दंड भी कठोर नहीं थे। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में जो दंड का प्रावधान था ये दंड जो होता था ये नरम होता था, कठोर नहीं होता था। गांव की संख्या बहुत अधिक थी। कृषि भूमि के करों से राज्य की आमदनी होती थी। फाहियान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे, परंतु काल के अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है कि मांस भी खाया जाता था। फाहियान के अनुसार गुप्त काल के लोग जो थे शाकाहारी थे, लेकिन अन्य जो स्रोत प्राप्त होता है उससे यह पता चलता है कि उस काल के लोग जो है मांस का भी सेवन करते थे। समाज जातियों में बटा था। अधिकतर जातियां आपस में मेलजोल से रहती थी, परंतु नगरों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ये लोग थे अछूत। उन्हें बाकी नगरवासियों से दूर नगर के बाहर रहना पड़ता था। उन्हें इतना अपवित्र समझा जाता था कि उच्च जातियों के लोग उनकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। गुप्त काल जो समाज था ये जातियों में बटा हुआ था और सबसे जो निचला स्थान था ये अछूत का था। अछूत जो है इनको नगर के बाहर रहना पड़ता था और ये इन्हें अपवित्र समझा जाता था, जबकि ये वो लोग थे जो उच्च जातियों के लिए श्रम करते थे। गुप्तकालीन समाज के बारे में यह निश्चय ही एक बुरी बात थी। दूसरे मनुष्यों के प्रति इतनी घृणा एक गंभीर दोष है। अब हम लोग व्यापार के विषय में जानेंगे कि गुप्त काल में व्यापार की क्या स्थिति थी। पहले के काल में व्यापार में वृद्धि होने के कारण नगर बढ़े और समृद्ध हुए। गुप्त काल के आरंभिक दौर में यह समृद्धि जारी रही। न केवल भारत के भीतर और पश्चिम एशिया के साथ बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार होता था। गुप्त काल में जो है ये भारत का व्यापार भारत के आंतरिक भाग में तो होता ही था, साथ ही पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार होता था। बहुत से व्यापारी माल लेकर विदेशों में जाने लगे और उसे भारी मुनाफा पर बेचने लगे। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ समुद्री यात्रा और जहाज निर्माण के ज्ञान में भी वृद्धि हुई। पहले से बड़े जहाज बनाए जाने लगे और पश्चिम तथा पूर्वी तटों के बंदरगाहों में पहले से अधिक जहाज झुंड लगाने लगी। भारतीय गुप्त काल में जो व्यापार होता था यह पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होता था और बाद के जो व्यापारी थे ये माल लेकर विदेश भी जाने लगे और विदेशों से भी व्यापार होने लगा।
गंगा के नदी मुख प्रदेश डेल्टा में स्थित ताम्रलिप्ति, जिसे तमलुक भी कहा जाता है, बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के सुवर्ण भूमि में बर्मा, जिसे अब वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, यवद्वीप यानी कि जावा और कंबोज यानी कंबोडिया जैसे देशों के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। गंगा नदी के मुख्य प्रदेश में जो ताम्रलिप्ति था, यहाँ से जो है व्यापार होता था, ये दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, सुवर्ण भूमि से होता था, यवद्वीप से होता था, कंबोज से होता था। भरूच, सोपारा और कल्याण पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह थे और वहाँ से भी दक्षिण पूर्व को जहाज भेजे जाते थे। व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, कला तथा भारतीय संस्कृति के अन्य रूप दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँचे। व्यापार जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने लगा तो भारतीय जो धर्म और संस्कृति थी ये दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुँचने लगे व्यापार के माध्यम से। दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति के कुछ पहलुओं को पसंद किया और उन्हें अपना लिया। हालांकि उन्होंने अपनी परंपराओं और संस्कृति को भी कायम रखा। आज भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति के बीच अनेक बातें समान हैं। मालाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाह थे। भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान तथा भूमध्य सागरीय देशों को ले जाई जाती थी। मालाबार तट पर जितने भी बंदरगाह थे इनसे जो भारतीय वस्तु थी अफ्रीका को भेजी जाती थी, अरब, ईरान तथा भूमध्य सागरीय देशों को भेजी जाती थी। व्यापारियों के काफिले यानी कि सार्थ और धर्म प्रचारकों की मंडलियां भी स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन जाया करती थी। लेकिन गुप्त काल के अंतिम दौर में उत्तर भारत में व्यापार का ह्रास हुआ। गंगा के मैदान के नगरों में इस अवनति के लक्षण प्रकट होते हैं। इसका आंशिक कारण हुनों की हलचल से मध्य एशिया में पैदा हुई अस्थिर परिस्थितियाँ, व्यापारियों के ग्रुप के साथ साथ ये जो धर्म प्रचारक थे ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे और धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। गुप्त काल के जब अंतिम दौर आता है तो इस दौर में हुनों के आक्रमण के कारण गुप्त काल के समय का जो व्यापार होता है इनमें ह्रास होता है। एक अन्य कारण हो सकता है बाढ़ों और नदी मार्गों में हुए परिवर्तन से गंगा की द्रोणी के वातावरण में आया बदलाव। दूसरा कारण जो है ये है मौसम से संबंधित कारण है। अब हम लोग गुप्त काल के धर्म के विषय में देखेंगे। गुप्त काल में हिंदू धर्म बड़ा शक्तिशाली बन गया, परंतु अभी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं होता था। गुप्त काल में हिंदू धर्म शक्तिशाली था, लेकिन इस समय जो था हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। बाद में अरबों ने हिंद के निवासियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू लोग शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे। हिंदू जो लोग थे ये शिव, शक्ति और विष्णु की पूजा करते थे। चूँकि उस समय शिव और विष्णु की उपासना बड़ी लोकप्रिय हो गई थी, इसलिए गुप्त काल के इस धर्म को भी हिंदू धर्म कहा जाता है। अधिकांश गुप्त नरेश वैष्णव थे यानी विष्णु के उपासक थे। गुप्त काल के जो अधिक से अधिक शासक है ये विष्णु के उपासक थे और भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। उन्होंने अश्वमेध जैसे धार्मिक यज्ञ भी। अब हम लोग वास्तुकला के विषय में पढ़ेंगे। उस युग के गुप्त राजाओं और अन्य शासकों ने विष्णु और शिव की उपासना के लिए मंदिरों का निर्माण करने हेतु अनुदान दिए। ये मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं की भांति नहीं थे। इन्हें ईंट और पत्थर जैसी चीज़ों से बनाया गया। गुप्त काल का जो मंदिर था इन्हें ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। इस काल के आरंभिक मंदिर बहुत साधारण थे। इनमें केवल एक कक्ष होता था जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह गर्भगृह था। गर्भगृह में देवता की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। शुरुआत में इनमें जो मंदिर होता था इनमें केवल एक कक्ष होता था। इस कक्ष के प्रवेश द्वार को मूर्तिकला से सजाया जाता था। धीरे धीरे कक्षों की संख्या बढ़ती गई। 1 से 2, 3, 4 और ज़्यादा पहुँची।
अंततः बाद की शताब्दियों में मंदिर बहुत विशाल हो गए और उनके प्रांगण में कई भवन बनने लगे। यदि तुम सांची जाओ तो वहाँ तुम्हें बौद्ध स्तूप के पास इस काल का बना हुआ एक कक्ष का एक मंदिर देखने को मिलेगा। देवगढ़ झांसी जिले में भी उस युग का ऐसा ही एक छोटा मंदिर है। सांची के पास गुप्त काल का मंदिर देखने को मिलता है और देवगढ़ में भी गुप्त काल का एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। गुप्त काल में वाराणसी के निकट सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। गुप्त काल के समय ही वाराणसी में सारनाथ के पास विशाल बौद्ध विहार था। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है। प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्तियाँ मिली है। इनकी गणना भारतीय मूर्तिकला की सबसे सुंदर कृतियों में होती है। कुछ बौद्ध विहार पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में थे। ऐसा एक गुफा विहार औरंगाबाद के पास अजंता में था। इन गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया है। ये चित्र आज भी मौजूद हैं, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं और इनके रंग अब भी लगभग वैसे ही ताज़े हैं जैसे कि वे शुरू में थे। गुप्त शासकों की धर्म के अलावा दूसरी बातों में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने कवियों और लेखकों को भी प्रोत्साहन दिया। इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप उच्च कोटि के कुछ काव्य ग्रंथ और नाटकों की रचना हुई। माना जाता है कि कालिदास कुछ साल तक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे। उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का संसार की अनेक भाषा में अनुवाद हुआ है। गुप्त काल के जो शासक थे इन्होंने कवियों और लेखकों को प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप काव्य ग्रंथ की रचना हुई। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास जो थे ये उनके दरबार में रहते थे। मेघदूत और रघुवंश जो है ये कालिदास की रचना है। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिए थे। गुणों के अलावा गुप्तकालीन समाज का भी चित्र स्पष्ट देखने को मिलता है। तो गुप्त काल के विषय में जानकारी का दो स्रोत, पहला फाहियान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ और दूसरा कालिदास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, जिनके माध्यम से हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास की संस्कृत भाषा सुंदर है। उनके पहले की संस्कृत रचनाओं में ऐसी सुंदर भाषा देखने को नहीं मिलती है। पहले के काल की अपेक्षा अब शिक्षित वर्ग में संस्कृत का अधिक व्यापक प्रयोग होने लगा। एक अन्य लोकप्रिय ग्रंथ था पंचतंत्र, जिसमें कहानियों का संग्रह है। पंचतंत्र क्या है? तो ये कहानियों का एक संग्रह है। बाद में पंचतंत्र की संसार के अनेक भाषा में अनुवाद किया गया। अब हम लोग अगला टॉपिक विज्ञान के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। महान संस्कृति केवल कला और साहित्य से नहीं बनती, ज्ञान विज्ञान में भी प्रगति होना आवश्यक है। इस काल ने ज्योतिष, चिकित्सा और गणित की अनेक प्रतिभाओं को पैदा किया। इसका एक कारण था व्यापार के जरिए दूसरे लोगों के साथ संपर्क और ज्ञान का फैलाव। इस काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, पहला आर्यभट्ट और दूसरा बारहमिहिर थे। दोनों ही ज्योतिषी तथा गणितज्ञ थे। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, एक आर्यभट्ट और दूसरा बारहमिहिर। गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष का विभाजन हो गया। फलित ज्योतिष में आकाश के पिंडों की जानकारी का उपयोग भविष्य बताने के लिए हुआ। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताए थे कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, न कि सूर्य पृथ्वी की। भारतीय गणितज्ञों ने दार्शनिक स्थानमान पद्धति का प्रयोग किया और उन्हें शून्य की जानकारी थी। यह अंक पद्धति संसार में अन्यत्र प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों में से बहुत उन्नत थी। भारतीय अंक पद्धति और अंक संकेतों को अरबों ने अपना लिया, फिर वहां से इन्हें यूरोप ले जाया गया। अतः जिन्हें हम अरबी अंक कहते हैं वे वस्तुतः भारतीय मूल के ही अंक हैं। धातुओं के ज्ञान में लोगों की बहुत दिलचस्पी थी और धातुओं को मिलाने के प्रयोग किए जा रहे थे।
दिल्ली में मेहरौली के नज़दीक का लौह स्तंभ उत्तम किस्म के लोहे का उपयोग का उस समय का एक उदाहरण है। आयुर्वेद पर भी ग्रंथ लिखे गए। भाषा का अध्ययन विशेषकर व्याकरण और कोश रचना का ज्ञान बहुत उन्नत था। गुप्त काल में दिल्ली के पास मेहरौली में बना एक लौह स्तंभ है। ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इस पर चंद्र नाम के शासक का वर्णन मिलता है। इस प्रकार गुप्त काल में ऐसी अनेक उपलब्धियां हुई जो एक उन्नत सभ्यता की द्योतक होती है। इनमें से कुछ पहले के काल में विकसित हो चुकी थी। भारत की शास्त्रीय संस्कृति के मूल्यांकन के लिए पहले की इन उपलब्धियों पर विचार करना आवश्यक है। अंशतः पहले के काल की समृद्धि के कारण ही गुप्त काल में विज्ञान और कला को प्रोत्साहन मिला। यह भी महत्वपूर्ण है कि भौतिक समृद्धि का उपयोग विविध प्रकार के ज्ञान को उन्नत बनाने में होगा। गुप्त काल में कला और विज्ञान को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस काल में बहुत